अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक और ज़्यादा अच्छे हो गए क्योंकि हमने सुना है कि अब मानसून शुरू हो गई है मुल्क में और लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। लाहौर में बारिश हुई है, दीगर पंजाब के इलाकों में बारिश हुई है, कहीं बिजली के फीडर्स भी ट्रिप हुए हैं। बारिश के बाद क्या इंतजाम है, क्या निज़ाम है, इस पर भी हम तफसील से आपको बताएंगे। आप लेकिन चूँकि एक्स खुल चुका है, हमें जियो पाकिस्तान टीवी पे अपने इलाके का हाल बता सकते हैं, अपने शहर का मौसम हमें तस्वीर के जरिए भेज सकते हैं। और ये हैं लाहौर की खूबसूरत किनाल रोड के मनाजिर। अच्छा, सफाई भी इतनी ज़बरदस्त है ना, और पानी इतना ज़्यादा वैसे खड़ा भी नहीं हुआ, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। देखिए ग्रीनरी लश, बिल्कुल साफ सुथरे दरख्त हो गए और सौंधी सौंधी जो बारिश की खुशबू होती है ना, मुझे तो ऐसे वो विजुअल से देख के आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। सो यस, दरख्तों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट टू द मॉर्निंग इट इज़, और खासतौर पे वीकेंड आ रहे हैं अब्दुल्ला, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ज़रा लाहौरियों को और सब कुछ एंजॉय करने को अच्छा कराची में भी आपको पता है बारिश का जाहिर किया जा रहा है फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स, और उसकी क्या सूरत हाल है, बंद कर दें, उसकी क्या सूरत हाल होगी हम आगे चलकर आपको सर्टनली बताएंगे। लेकिन अभी ज़रा खित्ते की कुछ अहम खबरें आप तक पहुँचा दें। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद खित्ते की क्या शक्ल निकलने वाली है, ख़ास तौर पर ईरान के अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से ताल्लुकात की नौरियत क्या होगी, क्योंकि सदर ट्रंप जो बयानात दे रहे हैं और ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात का भी बताया जा रहा है कि दोबारा ईरान के साथ शुरू हो रहे हैं, फिर ट्रेड की बातें करते हैं, फिर ऑयल एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, चीन को भी कहते हैं कि तुम ईरान से तेल खरीदो, ईरान के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो जिसको चाहे बेच सकते हैं। क्या ईरान पर एक नए दौर के दरवाजे खुल सकते हैं जिसमें पाबंदियां ना हो? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, और इसके ऊपर बड़े तज्जिए तबसरे भी हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की बातों से लगता है कि हालात ठीक ही रहेंगे। अच्छा, नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कल बहुत बड़ा ऐलान भी किया कि ईरान से अगले हफ्ते मुआहदा हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ना सिर्फ ईरान बल्कि दीगर कई मुल्कों के लिए भी बड़ा हौसला अफजा बात होगी। सुने जरा पहले ट्रंप ने क्या कहा। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. The war was fought. They fought it bravely. They're going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen. They're going to sell oil. They're going to sell oil. We're not taking over the oil. China is going to want to buy oil. They can buy it from us. They can buy it from other people. But you're going to have to put that country back into shape. It desperately needs money. लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान यूरेनियम अफजुदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फौजी कार्रवाई से दोबारा रोकेंगे। मगर ट्रंप ने कल कुछ ऐसे अल्फाज भी कहे जो शायद इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अच्छे ना लगे। उन्होंने कहा कि बहुत खुलकर बताया इनफैक्ट कि ईरान ने इजराइल को जंग के आखिरी दिनों में बहुत मार लगाई है, बहुत नुकसान पहुंचाया, बिल्डिंग्स का भी तस्करा किया। सुनिए जरा। You know, they've got a country. And they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. एक तरफ अमेरिका ईरान से जोहरी मुआहदे होने की बात कर रहा है, मगर दूसरी तरफ कुछ ईरान में ऐसी पेशरफ्त हुई है जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ईरान ने तस्लीम किया है कि अमेरिकी हमलों से इसकी जोहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, मगर इस अज़्म का इजहार भी कर दिया है कि ईरान तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रखेगा। इससे भी बढ़कर यह कि ईरानी पार्लियामान ने कल बैनुल-अक़वामी आटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया है। बिल के तहत जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक तासुर यह भी है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा तो अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुँचना शायद आसान नहीं रहेगा। क्या ईरान अब इस मामले में लचक दिखाएगा? हाँ, जो एनर्जी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए निकल सकती है, लेकिन अगर इसके आगे एटमी प्रोग्राम बढ़ाने की बात हुई तो फिर सर्टनली कर दिया है कि क्या होगा। लेकिन मुआहदे की शक्ल व हैयत क्या होगी? ऑल्सो सिंस वीर ऑन द टॉपिक, हम नेटो के अभी मनाज़िर दिखा रहे थे अब्दुल्ला, एक बड़े दिलचस्प हाईलाइट तब हुई जब नेटो के सरबराह ने ट्रंप को डैडी कहा। जब वो ईरान और इसराइल के दरमियान तस्वीर करवाने की बात कर रहे थे ट्रंप, तो उन्होंने कहा हाँ वो सारे डैडी के पास भाग कर आए। इसके ऊपर बाद में सवाल भी किया।
सहाफ़ी ने कि अगर ट्रंप अपने आप को क्या डैडी समझते हैं दुनिया का, क्या जो नेटो के सारे ममालिक हैं वो बच्चे हैं ट्रंप के। सो जो इस तरह हाथ इस्तेमाल हो रही हैं ख़ासकर ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, पे दर पे मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रंप ने उसमें अपना किरदार अदा किया है। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब दुनिया की नई अलाइनमेंट क्या होगी। हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। अब सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि आलमी सतह पर इनफैक्ट आपको मुबारकबाद भी देंगे, जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, टीम पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े, भारत के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक किया, इस पे कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ओवरऑल आप बताइए, व्हाट आर द टेक अवेज फ्राम दीज विजिट्स? क्या तासुरात रहे दुनिया के हमारे बयानिए को लेकर? अच्छा, तो आई थिंक हमें इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंटली करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम इसकी फ्रेमिंग एम्यूलेट नहीं करना चाहते जो इंडियन फ्रेमिंग है कि हम एज इफ इंडिया के खिलाफ हैं। हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम ख्वाहिशमंद हैं इस खित्ते में नॉर्मलसी के लिए, इस खित्ते में पीस के लिए, इस खित्ते में सिक्योरिटी के लिए, इस खित्ते के तमाम लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए। हमें ये ज़ीरो सम गेम नहीं लगती। हमें अपनी भलाई में उनकी बर्बादी नज़र नहीं आती, या उनकी भलाई में हमारी बर्बादी। ये हम इस लेंस से देखते ही नहीं है, आई थिंक। और यही पैगाम लेके हम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से मेरा मुराद है, हमने न्यूयॉर्क से शुरू किया, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से, वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, OIC के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसे मुझे लगा जैसे इंडिया ने अपने 7 वफूद पूरी दुनिया में भेजे, हमने पूरी दुनिया से बात न्यूयॉर्क में कर ली, क्योंकि आई थिंक इंडिया ने UN को बाइकआउट किया हुआ था, इसलिए उसको पूरी दुनिया में अलग-अलग भी जाना पड़ा, जो कि इज मे बी हैज सम विजडम इन इट्स ओन राइट। फिर हम ऑब्वियसली DC में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे, और कांग्रेस में, सेनेट में, थिंक टैंक के साथ इंगेजमेंट की। और फिर हमने इसी तरह ब्रसल्स में और स्ट्रासबर्ग में उनकी पार्लियामेंट के साथ, उनके कमीशन के साथ, और फिर लंदन में ऑब्वियसली उनकी पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, स्पीकर उनके हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ, उनकी मुख्तलिफ कमिटीज़ के साथ। तो बहुत एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रहा जो इंगेजमेंट का सिलसिला है। लेकिन आई थिंक जो आपको नज़र आया वो ये नज़र आया कि जो पाकिस्तान पैगाम लेके जा रहा था, वो पाकिस्तान अपना पैगाम नहीं लेके जा रहा था, वो इंटरनेशनल लॉ का, ह्यूमन राइट्स का, सिक्योरिटी का, पीस का, नॉर्मलसी का, वो इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, डायलॉग के दायरे में रह के पाकिस्तान ऑपरेट करना चाहता था। और पाकिस्तान ने एक्शंस अपने बोथ मिलिट्री एक्शंस में भी दिखाया, ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई, विल भी दिखाई, कैपेसिटी भी दिखाई, विजडम भी दिखाई, रिस्ट्रेंट भी दिखाया, ऑल विद इन द कन्फाइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह हमारे मीडिया ने भी एक बहुत बेहतरीन शानदार जॉब की। और आई थिंक जो लोग हमारे कहते हैं ना मिसिंग वॉरियर्स या अननेम्ड वॉरियर्स, जो कि ये जंग आई थिंक दहाइयों से खेलते रहे और कंसिस्टेंटली खेलते रहे, और हम जब सो भी रहे होते तो वो जागे होते हैं, वो है हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमें कभी पता ही नहीं चलती कि कौन से खतरात से हमने पाकिस्तान को बचा लिया। बिकॉज जिनीवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, बाकी जगहों पे, ऑस्ट्रिया में आपके लोग आर very very well equipped and they're considered to be diplomatic leaders within the confines of their own sort of world. तो बहुत आई कैन जस्ट से कि जब कोई मुल्क सही चीज़ें करे तो आई थिंक द वर्ल्ड डज नॉट हैव एन ऑप्शन। बट अच्छा है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ, एक्ट पाकिस्तान किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब आप देख लेना, पाकिस्तानी वफ्द के दौरे पर भारत सख्त खाइफ था, भारतीय वफ्द बैरूनी दौरे पर फिर चला गया, लेकिन भारतीय वफ्द के रवैये ने बहुत जारहाना एक अप्रोच भी दिखाई। और ये रवैया पाकिस्तान के साथ अब भारत को दुनिया भी देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ऑब्वियसली भारत के इस रवैये से दुनिया भी काफ़ी खाइफ नज़र आ रही है। अमेरिकी सदर आप देख लें, उन्होंने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट लिया, लेकिन भारतीय उसके ऊपर भी बड़े सीख पा नज़र आए। आपके ख्याल में भारत के इस रवैये के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जब किसी को कहते हैं ना, somebody has been used to getting away with murder, और किसी की आदत खराब हो गई हो, तो
यूएस ने 2010 में जब अपनी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आए इंडो पैसिफिक की तरफ से, और फिर 2018 में अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी पेपर में लिखा कि अब हमारा सिर्फ खतरात हमें चाइना से आ रहे हैं और रिविजनिस्ट रशिया से आ रहे हैं, और उसमें फिर इंडिया के ऊपर एक स्टेटस तारी किया गया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ना ही उसने खुद इतना काबिल होना था कि वो किसी को भी कुछ कर सके, और मिलिटरीली इतनी और टेक्नोलॉजिकली इतनी प्रोग्रेस होनी थी, बट ऑल्सो वो पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर 2010 से ऑनवर्ड्स उसके लिए उसको बेशुमार मुराद मिली, एक्सेप्शंस मिली, उसको न्यूक्लियर में बेइंतहा सिविलियन न्यूक्लियर फील्ड में उसको बेइंतहा एक्सेप्शंस मिली, उसको मिलिट्री फील्ड्स में बेइंतहा एक्सेप्शंस मिली। सो इट वाज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शनली important ally of the West. फिर भारत ने आई थिंक अपने रवैये से जो कुछ भी किया नहीं किया, आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज वेल नोन टू एवरीवन, आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। इन सम वेज अपनी ही कहते हैं myth of their own conventional supremacy, of the restraint, of the normalcy, of the democracy, of the institutions, of their social fabric, सब कुछ खुद ही टेलीविजन स्क्रीन पे लाइव उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, हम तो पहले भी देख रहे थे। So in many ways, I think it was a wake-up call, and it was not only a wake-up call because of those 5 really 5 days where दुनिया ने देखा कि एक न्यूक्लियर स्टेट ने, जिसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर अटैक किसने किया, अपने सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से एक दूसरे न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर चुप करके हमला कर दिया, मिसाइल स्ट्राइक्स फेंकना शुरू कर दी। सो ये शो करता है कैलसनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलिग्रेंसी and hegemonic behavior, and it was for everyone to see. So आई थिंक उससे जो कनाडा में इन्होंने किया, पूरी दुनिया अपने लेसन्स लर्न कर रही है, और हमें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत अच्छा मौका दे दिया कि उन्होंने दुनिया के सामने खुद वो दिखा दिया जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। अच्छा हिना साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अब कह चुके हैं कि मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी हैं, और ज़ाहिर है ऐसा लगता है कि वो उनसे इंस्पायर्ड भी हैं। मोदी साहब सिंतास मुहदे के खिलाफ वर्जी करके बड़ी जंग को भी दावत दे रहे हैं, कभी पानी छोड़ते हैं कभी पानी खोल देते हैं। पानी के मामले पर पाकिस्तान ने जो मुकदमा आप दुनिया के सामने रखा है या आप लोगों ने रखा, जो लड़ रहे हैं हम, क्या रिस्पॉन्स है दुनिया का इस इशू पर? क्योंकि पानी का मामला इज़ वेरी सीरियस। अगर भारत अपना यही रवैया जारी रखेगा तो ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है इस इशू पर। देखिए, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप हक, सच, इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, रूल्स के साथ खड़े होते हैं, तो ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है कि एक मुल्क खुद ब खुद ये कहता है कि आई हैव नो ऑब्लिगेशंस, नॉट ऑफ द यूएन चार्टर, नॉट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नॉट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, नाउ आई डोंट आल्सो हैव ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी ट्रीटी, एनी ट्रीटी ऑब्लिगेशन जो मैंने खुद साइन किए। और किसने साइन किए? जवाहरलाल नेहरू ने और प्रेसिडेंट अयूब साहब ने हमारी तरफ से। सो ये कहना कि आज स्टेट ऑफ इंडिया क्या कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी, और जब हमारा दिल चाहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी कहती है there is no provision, there is no word such as abeyance in that treaty, और अगर आपने उसको रीनेगोशिएट करना है, उसका उन्होंने तरीक़ेकार दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है उन्होंने आई मीन इंडस वाटर ट्रीटी में ये भी लिखा हुआ है, जो कि दोनों मुल्क के हाईएस्ट अथॉरिटीज ने साइन किया, कि टिल द टाइम अ न्यू ट्रीटी इज रीनेगोशिएटेड दिस ट्रीटी विल होल्ड स्वे। सो टिल द टाइम एक नई ट्रीटी दोनों मुल्क को अग्री करते हैं और उसको रेटिफाई करते हैं, जब तक उसको रेटिफाई नहीं करते तब तक ये ट्रीटी चलती रहेगी। ये ट्रीटी तो चल रही है, इंडिया कह रहा है कि हम अब किसी चीज को नहीं मानते। सो इट्स रियली देम शोइंग देमसेल्व्स टू बी belligerent and a country which is hostile to international law, a country which is hegemonic enough to want to make its own law and saying कि मेरे ऊपर कुछ भी लाजिम नहीं है। सो इससे सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं होता, दुनिया को भी खतरा होता है। और आप यकीन माने, आप किसी भी जगह में जाएं, हम तो वाटर को, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर को खुद सबसे पहले प्रेजेंट करते थे। प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरपर्सन ऑफ द पार्टी एंड ऑफ दिस डेलीगेशन। बट जहाँ पे कोई आप अगर उसकी बात नहीं भी करेंगे, तो लोग खुद अपना कंसर्न, अपना डीपेस्ट कंसर्न, एंड आई कैन से दिस विद 100% कॉन्फिडेंस दैट यूनिवर्सली का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड, एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मे बी इजराइल को नहीं होगा, उसके अलावा हर मुल्क, बेशक वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो, यूके हो, ईयू की 27 मुल्क हो, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो, सार्क की कंट्रीज हो, हर किसी को इस पे सख्त कंसर्न है कि ये इंडिया इस तरह कर कैसे सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एक दिन कह दिया कि हम इसके ऊपर नहीं करेंगे। सो आई थिंक इन सम वेज दे डिगिंग देयर ओन ग्रेव
a grave of their credibility, a grave of their respect in the world as a nation which is not rogue, which is not completely rogue. अच्छा हिना, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, बल्कि आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, ईरान इसराइल कशीदगी जंग हमने देखी, इतने दिन तनाव रहा, आपके ख्याल में ये जंग दुनिया को क्या सबक इसने दिया है, और इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान, इसराइल, अमेरिका किसको हुआ है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक, जौहरी सलाहियत से मुतालिक ईरान की। आपके इसके ऊपर क्या असेसमेंट है? क्या आपको लगता है कि ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल ईरान की जौहरी सलाहियत को? इंटरनेशनल लॉ का हुआ, UN चार्टर का हुआ, प्रेसिडेंट सेटिंग का हुआ। आज हर किसी को ये समझ आ गई कि जिसने अपने लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, जिसने NPT को कंप्लाई किया, जिसने इजराइल जो नहीं बना, जिसने NPT को साइन ही नहीं किया, इजराइल ने NPT को साइन ही नहीं किया, और वो जो इंटरनेशनल लॉ को करते रहे फॉलो इन सम वेज, जो IAEA के ऊपर जिन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइट्स खोली, उनके ऊपर अगेंस्ट IAEA's रूल्स न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी हो गई, मिसाइल स्ट्राइक्स भी हो गई, और वो अपने डिफेंस में अकॉर्डिंग टू UN चार्टर ऑब्वियसली द राइट टू डिफेंस एक्सरसाइज करते रह गए। सो आई थिंक जो एस्पिरेशन होती है टू गेट एज फास्ट एंड टू मिलिटराइज एज फास्ट, आज वो हर नेशन के सीने में हड़क रही है। बिकॉज टुडे आई थिंक जो कि प्रूव हुआ है वो ये है कि अगर इजराइल के पास एक इम्पोर्टेंट कंट्री का वीटो पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी अपनी फौज भेज सकता है, कहीं को भी अटैक कर सकता है, बेशक वो लेबनान में हो, बेशक वो अफ्रीका में हो, बेशक वो ईरान में हो। जब उनका दिल चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको को ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, उनको इंटरनेशनल लॉ को नहीं देखना, उनको UN चार्टर को नहीं देखना। सो in all of this, I think collectively humanity has suffered. Order की semblance भी I think खत्म हो गया, और जिसको हम कह सकेंगे कि we have been condemned to live in a permanent state of unpeace, जहाँ पे किसी को नहीं पता कब कल कोई क्या कर दे। What Iran will do is obviously remains within their mandate, right? लेकिन I think जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब लोग ये समझे, मेरा ये व्यू है कि जब लोग ये समझे कि आप किसी को गलत तरीके से आप उनकी स्पिरिट तोड़ सकते हैं या आप उनको एक ऐसे लेसन दे देंगे, आई थिंक इफेक्ट हमेशा ऑपोजिट होता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस एस्केलेशन दैट जो इजराइल ने की, उसका रिजल्ट उनकी अपनी जो एक एक इन्विंसिबिलिटी थी, और आयरन डोम हमें बताया जाता था कुछ भी नहीं पेनिट्रेट कर सकता, वो इन्विंसिबिलिटी भी खत्म हो गई। और एक वो मिथ खत्म होगी कि इजराइल सारे सिविलियंस को अटैक कर सकता है, बट इजराइल के सिविलियंस हमेशा सिक्योर एंड सेफ रहेंगे, वो मिथ भी खत्म होगी। यकीनन बहुत सारे लोग कहते हैं ईरान ने शायद उसको उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जिस तरह इजराइल ने ईरान को पहुंचाया, दैट मे बी करेक्ट एज यू कैन सी, बट जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके सिविलियंस हैड गॉटन यूज्ड टू, ऑल ऑफ दैट हैज बीन ब्रोकन। सो वी आर ऑल पुअर टुडे, हम सारे अब ज्यादा शक, ज्यादा फेयर का मतलब है डर और खौफ में रहेंगे। और फिर क्या होगा, जो आपने देखा नेटो के अजलास में हो रहा है कि हर कोई बड़े चेस्ट थम्पिंग के साथ बता रहा है कि जी हम 5% ऑफ द GDP क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं करेंगे, पॉवर्टी खत्म करने के लिए नहीं करेंगे, SDG गोल्स के लिए नहीं करेंगे, हम मिलिट्री स्ट्रेंथ में अपनी लगाएंगे एंड मिलिटराइजेशन होगी दुनिया की। Let's clap our fingers and let's start this all over again. Let's unlearn all the lessons that we learned from the 2 world wars and many other wars, and let's all become interventionists. So it's the terrible state to be living in. It's not a good time. It's not good times to come, perhaps. So many important takeaways. Thank you. हिना साहिबा, आपने वक्त दिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। Stay with us. अच्छा, कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करने हैं। खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब हुई है और इस दौरान बैतुल्लाह के सहन में तवाफ भी जारी रहा। खाना काबा के गिलाफ को आपको पता है किस्वा कहा जाता है। इसकी तब्दीली नए इस्लामी साल के आगाज़ पर की जाती है और गिलाफ की तैयारी में आला मयार का खास रेशम इस्तेमाल किया जाता है। और क्या क्या होता है? और चांदी की तारें होती हैं, धागे होते हैं चांदी के, और 24 कैरेट सोने का काम किया जाता है इसके ऊपर, 24 कैरात का सोना। वाओ। और फिर कल आपको पता है नए साल का आगाज़, जैसे अब्दुल्ला ने भी बताया, इस पर किस्वा की तब्दीली की गई। आप साथ मनाजिर भी अपनी TV स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और बड़ी अकीदत, बड़े एहतराम का ये लम्हा भी होता है। और लोग जो किस्वा उतरता है फिर उसके पीसेस भी अपने साथ बड़े एहतराम से कोशिश करते हैं कि वो ला सकें, उनको हासिल कर सकें,
हाँ, देयर इज अ म्यूजियम नाउ एज वेल वहाँ पे। हाँ, और वहाँ पे देयर इज एन एरिया जहाँ पे आप एक्चुअली एक मॉडल सा उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। वहाँ आप टाँका लगाएं, हाँ जुकाम लगाएं, यू गेट टू मीट द वर्कर्स एज वेल, क्योंकि जाहिर है पूरा साल इसकी तैयारी का सिलसिला जारी रहता है। So yeah, this is one moment which is rare, so we thought to share it with you. Absolutely, absolutely. अच्छा अब्दुल्ला, ये जो लोग हासिल करते हैं इसके पीसेस किस्वा के, उसका क्या प्रोसेस होता है, कुछ मालूम है आपको? ये देखिए, ये चेंज हो रहा है, जैसे कि तब्दीली हर साल में एक दफ़ा नए साल के आगाज़ पर ये तब्दीली होती है, और इस दौरान जो तवाफ़ हो रहा होता है वो जारी रहता है। ये लेके आ रहे हैं नए किस्वा को, और उसके बाद ये देखिए। अच्छा, जो VIPs होते हैं, जो सरबराहाने मुमलिकत होते हैं, उन्हें तो प्रॉब्ली उनके लिए भी कुछ रखा जाता है हिस्सा, उनको या तो भेज दिया जाता है या जब आते हैं तो प्रेजेंट किया जाता है। बट देयर इज आल्सो अ शॉप नाउ, सामने जो मॉल है क्लॉक टावर, यस देयर इज आल्सो अ शॉप नाउ, सो कुछ हदिया होता है उसका, और उसके एवज आप यू कैन गेट अ सूवेनियर लाइक दिस। क्लोज शॉट्स भी दिखा रहे हैं, कितना नफीस काम इसके ऊपर हुआ हुआ है, चांदी की तारें, सोने की तारें, इसके ऊपर खुसूसी काम होता है, रेशम का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, ज़बरदस्त। अच्छा जी, कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अब क्या कर रहे हैं जुड़वा से मानसून की बारिशों का सिलसिला तो जारी है, ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन सियासी मौसम ज़रा गर्म ही है। सो वो आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात कम होकर नहीं दे रही हैं। नाकानूनी महाज पर लड़ाई में कोई बड़ी कामयाबी मिल रही है। सबसे बढ़कर ये कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ और खींचातानियों के बायस भी पार्टी के पैट्रन इन चीफ इमरान खान की रिहाई का मामला तो कहीं बहुत पीछे सा रह गया है। पार्टी को 2 दिन पहले उस वक्त खासी मायूसी का सामना करना पड़ा जब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिक 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अल-कादे ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुश बीबी की सजा के खिलाफ दरखास्त सुनने का मामला महीनों से हल होकर नहीं दे रहा। आखिरकार आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की जमानत हो रही है। बानी से मुलाकात के लिए भी पार्टी रहनुमाओं को बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। अच्छा, अब आपको ये तो बताया था हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा में जो कल सारा का सारा मामला चल रहा है, उससे मुतालिक अपडेट ये भी है कि अली अमीन गंडापुर ये मामला लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालत में पेश होकर दरखास्त फौरी सुनने की इस्तदा की। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर अमल ना होने की शिकायत भी सामने आई, मगर यहाँ भी PTI को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजरत करते हुए कहा कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस याह्या आफरीदी के जो रजिस्ट्रार से रुजू करें या तो उनके, ये भी उन्होंने मशवरा दिया। बानी PTI से अडयाला जेल में आज सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का दिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुजम्मिल असलम, तैमूर झगड़ा, शिबली फराज वगैरह आज अडयाला जेल मुलाकात करने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास होने के बाद पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयाँ इस वक्त जोरों पर हैं। इस लिहाज से आज की ये मुलाकात काफ़ी दिलचस्प हो सकती है, मगर यकीन से कहा नहीं जा सकता कि मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। PTI की जो कानूनी मुश्किलात हैं वो अपनी जगह हैं, मगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के अंदर से हमले हो रहे हैं। आपको पता है अलीमा खान उन पर बानी पार्टी को माइनस करने का और कुछ लोग उन पर खुफिया मुलाकात करने का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शुरू से वैसे वो इन इल्ज़ामात की जद में है कि ये क्या कहते हैं, बाउंड्री के दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब्दुल्ला गायब भी तो हो गए थे ना, फिर वो सबको इस्लामाबाद ला के, तो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। ये भी है सर्टनली कि सोशल मीडिया पर अलीमा खान की गिरफ्त मजबूत है और अली अमीन गंडापुर इस सूरत हाल से खुश नहीं है। कल उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ बानी PTI को जवाब दे हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर बाज यूट्यूबर्स को भी खरी खरी सुनाई है। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को मैंने तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को मैंने? उसकी बहन को जाके पूछ लो ना, तो कह रही है मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का वो इमरान खान है। पहली बात तो यह कि मेरी कोई मुलाकात होती है तो मैंने आज तक छुपाई है कभी? मैं तो बताता हूँ, मैं छुपाऊँ क्यों भाई? मेरी मुलाकात और मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? मेरी तो ऑफिशियल मुलाकात भी होती है, अनऑफिशियल भी होती है, मुझे छुपाने की जरूरत क्या है? अब ये जो नथे गली है मेरी मुलाकातें करवा रहा है, ये वही लोग हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, शोशे छोड़ने के लिए। और ये तो एक बात सुन लो, जिसका अकाउंट मोनेटाइज है ना, उसकी तो बात सुना ही मत करो। वो तो पैसे कमा रहा है, उसकी तो दिहाड़ी लगी हुई है। हर दफा कोई ना कोई शोशा मार देते हैं, शोशा छोड़ देते हैं, फिर जवाब दो तो फिर पड़ जाते हैं। ये भी सही है। अच्छा, आपको याद होगा बानी PTI ने ईद उल अज़हा के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीके इंसाफ की जानिब से एक तहरीक चलाने का ऐलान किया था और ये भी कहा था कि इस बार वो तहरीक की क़यादत खुद जेल से बैठकर करेंगे। मगर इस वक्त किसी तरह की एहतजाज की बात नहीं हो रही है, ना हुकूमत या ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नज़र आ रहा है।
एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि पाक भारत जंग के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा खासा बदल चुका है। उनका कल लेटेस्ट बयान भी आ गया ना सोशल मीडिया पर, एक्स पे, जिस पे उन्होंने लिखा है कि भाई अब चूंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया है ट्रंप ने मुलाकात के लिए, तो अब इस बात से ये साबित होता है कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है और इसलिए मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहूँगा। सो मेरे इस मौक़िफ़ की और तायद हो गई है कि मेरा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है या मैंने उनसे बात नहीं करनी है। फिर साथ ही उन्होंने बजट के बारे में भी बड़ा इजहार ख्याल किया और कहा कि ये तो हतमी नहीं है, और मैंने कहा था पहले सुप्रीम कोर्ट जाएँ और फिर मैंने लोगों की सुप्रीम कोर्ट जाए, वो ज़रा मामला हम समझने की कोशिश करेंगे। और अभी भी मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल असलम साहब और ये जो हैं वो जाएं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन आप ये जो मुज़ाकरात वाली बात कर रहे थे ना, बार बार सब यही कहते हैं कि अभी भी जो मुश्किलात का हल है वो मुज़ाकरात ही हैं। ऑब्वियसली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना, हुकूमत तो यही मशवरा दे रही है, हुकूमत यही मशवरा है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी मशवरा दिया, वो सुने। सियासी दर्जा तो जो है वो टेबल पे बैठने से ही जो है वो कम होता है, और टेबल में अगर सियासतदान या पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बैठ रही तो उसकी वजह एक ही है, और वो वजह जो है वो इमरान खान साहब ही हैं। बाकी रही बात माइनस की, तो मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में जो देखा है, तो सियासत में तो इस तरह से तो लोग माइनस नहीं होते। माइनस लोग अपने अमल से होते हैं, गैर जमहूरी रवैयों से होते हैं। और इमरान खान साहब अगर अपने रवैये में जमहूरियत लाएँ, सियासतदानों के साथ बैठें, अपनी बरादरी के साथ बैठें, पॉलिटिकल इश्यूज़ को टेबल पे बैठ के हल करने की कोशिश करें, तो ये इश्यूज़ हल हो सकते हैं। ठीक है जी, इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे शब्बीर के साथ मौजूद हैं। शब्बीर, हम देख रहे थे मुलाकात करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रही थी, एटलीस्ट पीटीआई की तरफ से दलील दी जा रही थी, फिर बहुत माइनस बानी की बातें भी हो रही हैं। आप बताइएगा आज मुलाकातों का सबसे पहले हाल क्या है, कौन कौन पहुंचा है या पहुंचना है? जी अलीना, आज मुलाकात जो होनी है बानी पीटीआई से अडियाला जेल में, उस हवाले से पीटीआई ने 5 लोगों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेजी है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर है, अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, शबली फराज है, मुजम्मिल असलम है और तैमूर सलीम जगड़ा। ये 5 लोग हैं। ये वही 5 लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान ने खुद अली मीन गंडापुर को कहा था कि ये 5 लोग जो माशी जो बजट पेश होना है, मैं इन लोगों से मिलके आपको फिर ये मुझे आके ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद मैं जो है बजट पे जो भी तजावीज़ होंगी या जो भी रद्द-ओ-बदल होगा उसमें करूँगा। लेकिन आज की जो मुलाकात है, मुझे नहीं लगता कि आज की मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि जो सेट पैटर्न है मुलाकातों का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया है, उसमें जुमेरात को पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात है और मंगल को वकला और फैमिली की मुलाकात है। लेकिन जो जुमेरात की मुलाकात है, यानी आज की जो मुलाकात है, ये पिछले 7-8 माह से पेंडिंग है, ये हो ही नहीं रही है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मंगल की जो मुलाकात है जिसमें वकला और फैमिली मिलती है, वो मुलाकात मुसलसल हो रही है। उसमें कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। लिहाजा आज की मुलाकात के बारे में अभी तक हमारे पास जो इतलात हैं वो यही है कि इस मुलाकात का होना अभी इसका इम्कान कम है, लेकिन चूंकि इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का नाम है, लिहाजा हो सकता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या किसी और इनमें से किसी 1 या 2 बंदों को उनके साथ मिलने का मौका दिया जाए, लेकिन अभी तक यही तफसीलात हैं कि ये मुलाकात शायद ना। तो फिर बजट वाला मामला, तो आपको पता है उन्होंने कल फिर सोशल एक्स पे उन्होंने लिखा कि जी अब दोबारा वाज़ेह हिदायत देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, ये कोई हतमी बजट नहीं है, मुझसे वही मुशावरती टीम मुलाकात करे और फिर जो तरामीम मैं बताऊँ उनको शामिल करके बजट मंजूर किया जाए। ऑल्दो बजट मंजूर हो गया है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि फिर तो इस टीम का मिलना बड़ा ज़रूरी है। देखें, अली मीन गंडापुर इस वक्त बड़े प्रेशर में है। एक तो इमरान खान का प्रेशर उन पे, पार्टी का प्रेशर है, अलीमा खान का प्रेशर है, क्योंकि जो लास्ट मुलाकात हुई थी अली मीन गंडापुर की इमरान खान से अडियाला जेल में, वो 22 मई को हुई थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया था कि इमरान खान ने हिदायत दी है कि जो 5 लोगों की जो आज की फहरिस्त है, जिन लोगों ने आज मिलना है, इनसे मेरी मुलाकात कराएं, तो उसके बाद हम बजट पेश करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा बजट भी पेश हुआ और जो है उसके बाद कंट्रोवर्सीज और जो बजट पे जो पास भी हो गया बजट कमेटी का, सियासी कमेटी का जो नुक्ता नजर है वो भी सामने आया। लेकिन मजमूई तौर पर जो
पीटीआई की सियासत है, जो आलमी सतह पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जो पाक भारत जंग है, इसके बाद पीटीआई की जो मजमूई सियासत है वो कौमी सियासत में उसका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके कि पीटीआई की सियासत का जो महवर रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात रहा है। शबीर, बड़ा दिलचस्प है जब आप कहते हैं कि सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं करवाई जाए। हमने तो देखा है कि 3-4 दफा, बल्कि एग्जैक्ट नंबर आप बता सकेंगे, अलीमा खान साहिबा मिली हैं, बहनें मिली हैं, तो फिर वो किस तरह मिल रही हैं और सियासी रहनुमा कैसे नहीं मिल रहे, आप कह सकते हैं? देखें, जो पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, उनकी भी मुलाकातें रही है। वो कि उनको बीच में उनके रुकावटें डाली गई है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो मिलती रही है। लेकिन जाहिर है जो उमर अयूब साहब है, शिबली फराज है, जिनको वो एक्चुअल सियासी लोग कहते हैं, उनकी मुलाकातें कोई 5-6 माह से नहीं हो रही है। अगर कोई केस, मगर वो तो वकील की हैसियत से मिलते हैं या पार्टी चेयरमैन के, ये वकील की हैसियत से मिलते हैं या पार्टी चेयरमैन की हैसियत से मिलते हैं? नहीं, चूंकि ये बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा या दूसरे जो वकला रहनुमा है, वो वकीलों की फहरिस्त में जो जाती है मंगल को, उसमें मुलाकात करते हैं। अदरवाइज सियासी मुलाकातों पे तो उसमें तो उनको जाने ही नहीं दे रहे। अलीमा खान वगैरह कैसे मिल रही हैं फिर? तो फैमिली को अलाउड है, फैमिली की मुलाकात अलाउड है मंगल को, और उसमें इमरान खान की जो 2 बहनें हैं वो मुसलसल मिल रही हैं। अच्छा, ये इनकी बहनें मिल रही हैं। बुशरा बीबी की भी तो एक फैमिली है, उनके बच्चे हैं और माशाल्लाह काफ़ी हैं। सो वो लोग भी इस तरह फैमिली का जो दिन होता है तो बुशरा बीबी से उनके बच्चे मिलने आते हैं। बुशरा बीबी की मुलाकातों में बज़ाहिर कोई रुकावट हमें नजर नहीं आ रही है। उनकी बेटी आए, उनकी भाभी आए, उनका बेटा आए या उनका जो भी फैमिली से आता है, उसमें कोई हमें रुकावट, उनको मुलाकात भी दे दी जाती है और वो आराम से मुलाकात करके निकल भी जाते हैं। क्योंकि मीडिया पे वो बात नहीं करते, ना किसी से इंटरेक्शन करते हैं, वो आके मुलाकात करके निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि पीटीआई का एक सियासी मौक़िफ़ भी उन्होंने बयान करना होता है, तो इसमें जो लोग मीडिया पे आते हैं, या अलीमा खान सोशल मीडिया का एक पूरा ग्रुप लेकर आती हैं अडियाला जेल के बाहर, एक पूरा जो है मजमा लगता है, तो उस वजह से शायद अडियाला जेल हुकाम के लिए भी ये मसला रहता है। लिहाजा इसीलिए जो वकला फैमिली और सियासी मुलाकातें हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं। चलिए, आप हैं हमारे साथ शब्बीर, तो हम आपका ही फायदा उठाएंगे और मौसम का जरा हाल पूछ लेंगे। कब बारिश शुरू हुई थी कल और कब तक फिर रही और क्या मौसम है इस वक्त? अब्दुल्ला, 2-4 रोज से रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह रोजाना बारिश होती है और बड़ी अच्छी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। और गुज़श्ता 2-3 दिन से इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम इंतहाई खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही है और अभी भी जो मौसम है अबर आलूद है और बारिश का मजीद भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा जो हब्स और गर्मी की में जो इजाफा हो गया था, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, 47, 48 बल्कि 50 तक टेम्परेचर गया था और हब्स और लू बड़ी चल रही थी। लेकिन 2-3 रोज से जो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसकी वजह से एक तो दर्जा हरारत में भी कमी आई है और जो हब्स और गर्मी का माहौल था उसमें भी कमी आई है। शहरियों ने सुख का सांस लिया, लेकिन एक मसला दरपेश है, जब से बारिशें हुई है जो लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। लेकिन मजमूई तौर पर जो मौसम ने करवट ली है 2-3 रोज से, उसकी वजह से जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम बड़ा मजेदार हुआ है और जिसकी वजह से जो माहौल है बड़ा खुशगवार है। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं एक इसका एंगल के खुशगवार मौसम हो गया है, लोग ऑब्वियसली सुख का सांस भी ले रहे हैं, इतनी गर्मी का जोर टूटा है। थैंक यू सो मच शबीर डार। लेकिन बड़े मसाइल भी होते हैं जब इस तरह की, आपको पता है, पानी खड़ा हो जाता है। इससे मुताबिक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो भी ज़रा हौसला अफजा नहीं है। ये बताया जा रहा है कि रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वैसे तो नशेबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ तैनात है और बारिश शुरू होते ही कमेटी चौक
न्यूयॉर्क अंडरपास और मरी रोड पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से अपडेट आ रही है। एमडी वासा ने जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर बताया है कि 35 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। 35 तो वैसे नॉर्मली होती है, मतलब तो इन जगहों के लिए। नहीं, पानी तो चले खड़ा हो ही जाता होगा। रावल डैम और खानपुर डैम में पानी का लेवल जरा बेहतर हो गया है, बढ़ गया है और अच्छा ही है। पानी का लेवल हमें बेहतर चाहिए भी। मानसून बारिशों से पीने के साफ पानी की फरहमी में बेहतरी आई है, सो ये अच्छी बात है। अभी तक तो फिर अच्छी खबरें, खुशाइंद खबरें। इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और एक नौजवान पॉलिटिशियन हैं जो बहुत सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं। ज़ुहरान ममदानी इनका नाम है। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए ये इंतखाब लड़ रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब इन्होंने जीत लिया है। एज एन डेमोक्रेट्स की तरफ से ये उम्मीदवार होंगे। इनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ज़ुहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए हैं, जबकि इनके मुखालिफ एंड्रयू ने 36% वोट हासिल किए हैं। अगर वो अगले मरहले में मुखालिफ सियासी उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहे तो फिर पहले मुसलमान होंगे जिन्हें न्यूयॉर्क का मेयर बनने का एजाज हासिल होगा। 33 बरस के हैं, भारतीय नयाद हैं ज़ुहरान ममदानी। डेमोक्रेट सोशलिस्ट तस्वुर किए जाते हैं। पिछले चंद माह में वो न्यूयॉर्क की सियासत में बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं और ज़ुहरान ममदानी का सियासी फ़लसफ़ा ये रहा है कि न्यूयॉर्क शहरियों के लिए टैक्सेस का पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होना चाहिए, ख़ास तौर पे सस्ती ट्रांसपोर्ट, मुफ्त चाइल्ड केयर और रोज़मर्रा के जो खाने पीने की ग्रोसरीज उनकी कीमतें कम करना उनका सियासी एजेंडा है। कामयाबी के बाद ज़ुहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया भी अदा किया कल और ये कहा कि ये उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है कि अब वो डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। सदर ट्रंप ने बहरहाल ज़ुहरान ममदानी की कामयाबी पर नाखुशगवारी का इजहार किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लिखी है और अपने पैगाम में उन्होंने लिखा है कि ज़ुहरान ममदानी को एक जुनूनी कम्युनिस्ट उन्होंने कहा है और कहा है जी हमारे यहाँ पहले बाएं बाजू के इंतहा पसंद रहे हैं मगर ये थोड़ा मज़े का खेज अब हो रहा है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ुहरान ममदानी को मुबारकबाद सामने आई। उन्होंने कहा कि ममदानी ने सियासी, माशी और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला किया, उन्हें शिकस्त दी। उम्मीद है ममदानी मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा और ज़ुहरान ममदानी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और भारतीय वज़ीर आज़म पर भी बहुत तनकीद करते हैं। इसमें जरा बात करते हैं, क्या इस वक्त फील है, क्या न्यूयॉर्क के जो शहरी हैं वो कहते हैं हमारे नुमाइंदे अजीम मियां हमें न्यूयॉर्क से और ये जो तब्दीली है, मतलब न्यूयॉर्क को पर्टिकुलरली जूस की तेल अवीव के बाद सबसे बड़े आबादी का मरकज समझा जाता है। वहाँ पर एक मुसलमान का इस तरह से खुलकर है, बट बड़ा इंक्लूसिव एजेंडा है। ज़ुहरान का तो ज़रा जानते हैं अजीम मियां से। अजीम, हमें बताइएगा इस वक्त न्यूयॉर्क की क्या फील है, ज़ुहरान के कितने चांसेस हैं रियलिस्टिकली इस वक्त मेयर बनने के? देखिए, ज़ुहरान ने इस मरतबा ये इनकलाब तो आया है इसलिए कि बर्नी सैंडर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो लिबरल बिल्कुल हैं और लेफ्ट विंग के हैं और जूश नज़ाद मतलब खुद लीडर हैं, वो मतलब है कि ये सारा उस ग्रुप में है जिसमें इल्हाम उमर भी शामिल हैं, जिसमें अकाजियो जो हैं एक कांग्रेस वुमेन फ्रॉम न्यूयॉर्क वो भी शामिल हैं। तो ये उसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें आज पहला जो रद्द अमल आया है वो अपना अमरीकी सदर का आया है, डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि ही इज़ 100% लूनाटिक कम्युनिस्ट। अब इससे ज़्यादा शदीद रिपब्लिकन रद्द अमल नहीं हो सकता। हमें जो है ज़मीनी हक़ाइक़ का ख्याल करना है। ये बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात है और बड़ी ही मतलब है कि मुनफरिद बात है कि न्यूयॉर्क स्टेट का जो गवर्नर पहले रह चुका हो एंड्रयू कोमो और डेमोक्रेट जो है पार्टी, उसमें उसके ख़ानदान, उसके बाप की, उसके भाई की, इन सब की जड़ें हों, उसके बावजूद वहाँ से वो एंड्रयू कोमो को जो है वो हरा कर और ख़ुद डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है वो अपना टिकट जीत लेते हैं। तो अभी ये एक पहला मरहला है जिसमें इसका इम्पैक्ट तो हुआ है। ये बताइएगा कि क्या व्हाट वर्कड फॉर ममदानी, मतलब हमने इनकी सोशल मीडिया कैंपेन देखी है, इनके वीडियोस देखी हैं, वेरी यूनिक, आउट ऑफ द ब्लू आइडिया, व्हाई आर पीपल कनेक्टिंग विद हिम? उसकी वजह ये है कि देखिए न्यूयॉर्क और शिकागो ये जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ ब्लू कॉलर जो मतलब क्लास है, यानी जिसको आप ये समझ लें कि नॉट पॉवर्टी स्ट्रिकन बट अबव पॉवर्टी स्ट्रिकन जो क्लास है, उसका जो एजेंडा है
वो यही एजेंडा है कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें मिले। न्यूयॉर्क में शहर में जो है महदूद आमदनी वाले लोगों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी अजीरन हुई है। मकानात के किराए हैं, महंगाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, पोल्यूशन है और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बावजूद जो है न्यूयॉर्क सिटी भी और न्यूयॉर्क स्टेट भी जो है बेसिकली रिलेटेबिलिटी और फिर वो जो अफोर्डेबिलिटी का नारा लगा रहे हैं वो लोगों को अट्रैक्ट किया है, न्यूयॉर्क के लोगों को एटलीस्ट। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अजीम मियां। थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। दुनिया के ज़हन में सर्टनली बहुत सारे सवालात हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कि अब आगे क्या होगा। ईरान की पार्लियामान ने ये तय किया है कि वो IAEA को एक्सेस नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक इनकी एटमी तनसीबात की हिफाजत की ज़मानत ना मिले। ट्रंप साहब ये बातें कर रहे हैं कि ईरान को पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान ने आखिर के जो जंग का दौर था उसमें बहुत इसराइल को मार लगाई है और बहुत नुकसान हुआ है उनका। साथ ही तो उन्होंने ये भी कह दिया कि चाइना भी ईरान से तेल खरीद सकता है, दुनिया में किसी से भी खरीद सकते हैं। और लेकिन अब्दुल्ला, ट्रंप की आप बात करें, ट्रंप का कुछ मिला जुला से रद्द अमल है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि नेतन्याहू के अगेंस्ट, जो आपको पता है उन्होंने फ़लस्तीन और गजा में भी महाज खोला हुआ, उसके ऊपर जो उनके ऊपर मुकदमे उनको खत्म किया जाए, उनको बंद किया जाए। उन्होंने कहा ये तो विच हंटिंग हो रही है क्योंकि 2-3 दिन से वो नेतन्याहू को जरा धचके दे रहे हैं ना, तो वो पुचकारना भी पड़ता है, वो जरा सहलाना भी पड़ता है, वो जरा थपकी भी देनी पड़ती है, क्योंकि थपकी तो ट्रंप साहब की है ना, सर्टनली अमेरिका की थपकी है। अदरवाइज अगर ईरान में जंग बंद हो सकती है तो फिर गजा में भी हो सकती थी अगर अमेरिका चाहता तो। इसमें कोई व्हाट नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ से सवाल अब ये बनता है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर ईरान एंड अमेरिका के रिलेशंस। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का हमेशा की तरह। हम सर्टनली अब आगे का सिनेरियो जरा इमेजिन करना चाहते हैं। वैसे तो इमेजिन क्या करें, क्योंकि जो भी इमेजिन करते थे उसके उलट ही कुछ हो जाता था। बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी सूरत हाल रही है इस 10-12 दिनों के अरसे में। अब जब ये कहते हैं ट्रंप साहब कि ईरान को भी मौका मिलना चाहिए, आपको लगता है कि ईरान भी लचक दिखाएगा और अगले हफ्ते से जो इनके मुज़ाकरात होंगे उसमें किसी डील पे पहुंच जाएंगे और ईरान के लिए एक नए दौर का आगाज हो सकता है जिसमें पाबंदियां ना हो? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ईरान की पहली प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 45 साल की इकोनॉमिक सैंक्शंस ने उनके अवाम की जो ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी है, उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। तो उनकी पहली प्रेफरेंस तो मेरे ख्याल में अभी भी यही होनी चाहिए कि सैंक्शंस अगर उठ जाती हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि अमेरिका पहले गारंटीज दे कि ये सैंक्शंस उठेंगी तब न्यूक्लियर डील की जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका रिलक्टेंट हुआ उससे, तो मुझे शक है कि फिर ईरान न्यूक्लियर रास्ते पर दोबारा निकलेगा और फिर वही को वही उस तरह की अनसर्टेनिटी कायम रहेगी। अच्छा एजाज साहब, आप कहिएगा, इराक़ची साहब ने कल जो बयान दिया, उन्होंने कहा अब हम पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हैं कि हम अपने जौहरी प्रोग्राम हमने कुर्बानी दी है, एब्सोल्युटली हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हमारे दिफा के लिए नागुज़ीर हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट अब चल चुकी है, जहां ट्रंप ने ये कहा कि इतवार को मुआहिदे के ऊपर ईरान के साथ दोबारा बातचीत हो सकती है। आप इस डिस्कशन को कहाँ जाते हुए या इसको कैसे प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ईरान के लिए जौहरी ताकत बनना, जौहरी हथियार बनाना नागुज़ीर हो गया अपने दिफा के लिए, या फिर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को साइड पर रखकर अगर अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवा ले, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, तो उस तरह वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है? जी, ये जो दूसरी बात आपने की, मेरे हिसाब से ईरान के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन उठवाना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो उस रास्ते पे चले, जिस तरह उन्होंने 2 बार तो उस रास्ते पे चले, मसला हुआ है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत खो दी है। जब भी वो कोई बात करते हैं उसके अगले दिन कोई उलट बात भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से अब ईरान के पास भी ये चॉइसेस बड़ी कम हो गई हैं कि क्या अमेरिका पे एतबार करके वो डील की जाए कि नहीं की जाए। प्लस ये वो शायद अब जिस दफ़ा वो चाहेंगे कि कोई गारंटर्स भी बीच में बैठे, जिस तरह चीन और रूस भी बीच में बैठे, क्योंकि खाली यूरोप और अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकते इन्हिसार। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ईरान की नेगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर है। वो शायद पहले चाहेंगे
कि हम अपने जितने लीवर्स हैं वो पहले लगाएं। सर वो तो चाहेंगे और अमेरिका भी चाहेगा, लेकिन जो नहीं चाहेगा वो नेतन्याहू या इजराइल नहीं चाहेगा। ईरान के इतने गैस रिजर्व्स, मतलब रशिया के बाद दूसरे बड़े, फिर मिडल ईस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑयल इनके पास है। इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि सैंक्शंस कभी उठें और ईरानी जो हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो एज अ मुल्क तरक्की करें। जी जी बिल्कुल, इजराइल तो नहीं चाहेगा, लेकिन सिर्फ इजराइल की मर्जी नहीं चलनी चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो इजरायली लॉबी है वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में कितनी स्ट्रांग है। जी हाँ, अल्टीमेटली देखें, अगर अमेरिका से वो गारंटीज नहीं मिलती और साथ में कोई और गारंटर्स नहीं बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए वही रास्ता जो आप कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ, मेरे ख्याल बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि आज उनके पास ये कैपेबिलिटी होती तो शायद सूरत हाल थोड़ी और भी उनके लिए बेहतर होती। तो ये तो सही है, पर मेरा अपना जाती असेसमेंट ये है कि ईरान की अभी भी ख्वाहिश यही होगी, पहली ख्वाहिश कि सैंक्शंस उठे। अच्छा सर, ये बताइएगा, इसराइल हमेशा से कोई ना कोई रखना डाल देता है जब भी अमेरिका ईरान पास आने वाले या कोई मुआहिदा होने के करीब होता है। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा ट्रंप सीखे हैं माजी से और वो इस लॉबी को, इस प्रेशर को हटा सकते हैं और कोई मुआहिदे के करीब आ सकते हैं हम? जी क्यों नहीं, क्योंकि इस दफ़ा तो बड़ी सुबकी हुई है ना जी। आपने देखा कि इजराइल ने पूरा अपना जोर लगाया, पूरा, लेकिन उसके अपने अंदर जो माहौल पैदा हो गया था वो सस्टेन नहीं कर सके और उन्होंने सीज फायर के लिए मूव किया। इसी तरीके से अमेरिका ने भी देखा कि उनके अड्डे और ये सारे मफादात जो हैं वो तो ईरान की जद में है। और तीसरा ये है कि उन्होंने चीन को, रूस तो पहले से था, लेकिन चीन को ईरान के ज्यादा करीब जाते देखा। तो उनके जहन में अभी यही है कि दोबारा अगर जंग करनी पड़ी तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उधर भी इंक्लिनेशन से ज्यादा हो कि कोई इकोनॉमिक डील आपस में हो जाए, और वो अगर हो जाए उनके लिए भी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट उसकी नहीं, क्योंकि यूरोपियंस बहुत कीन हैं कि ईरान के जो तेल के जो जखीरे हैं वो अवेलेबल हों उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं इस दफा ईरान की पोजीशन बेहतर है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सर एक और बहस जो चल रही है वो बहुत मतलब जोर पकड़ रही है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को, जिस तरह अमेरिका का दावा, इजराइल का दावा है कि अहदाफ हासिल कर लिए, ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया प्रोग्राम, कितना नुकसान पहुंचा, इट हैज़ बिकम अ बिग क्वेश्चन। पूरी दुनिया का मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इकट्ठी की जा रही हैं, ईरान का अपना मौक़िफ़ है और ज़्यादातर यही राय सामने आ रही है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। सतही तौर पर स्ट्रक्चरल डैमेजेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन शायद अगर ईरान किसी सफ़र पे गामजन था तो चंद महीने का डिले आ सकता है। मेरा भी यही ख्याल है जी। मेरा ख्याल है कि ईरान के पास इतना नोटिस था कि वो इन इंस्टॉलेशंस को कायम रखे और असल में कहीं और ले जाए मामला। ये भी हो सकता है कि बहुत गहरी हो और ब्लॉक बस्टर जो बॉम्ब्स हैं वो भी ना पहुंच सके हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईरान ने इतनी नाइविटी नहीं दिखाई होगी कि वो उनको वहां पे सब जगहों को रखे और उनको करे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके चूंकि साइंसदान चले गए और उनकी इक्विपमेंट चला गया तो अब कई साल पीछे चले गए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि साल डेढ़ साल तो उनके पास पहले भी था, उनके पास टाइम उनको चाहिए था, तो अभी भी वही होगा। इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ईरान के पास चूंकि थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है पीरियड उनका न्यूक्लियर के लिए, तो उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी उस इकोनॉमिक डील के लिए, क्योंकि अभी इमीडिएटली तो एज अ बार्गेनिंग आपके ख्याल में। लेकिन एजाज साहब, जो इशारे भी मिल रहे हैं अब अमेरिका की तरफ से कि कोई मुआहिदा या टेबल पर बैठना चाहते हैं दोबारा से, बट ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, पिछली दफ़ा भी जो हुआ या सालों से जो होता आ रहा है, उसके बाद गारंटर कौन हो सकता है इस दफ़ा आपके ख्याल में? मैंने तो पहले अर्ज किया कि जी चीन और रूस उसमें गारंटर्स आएंगे तब ईरान बैठेगा उसमें। बट सर अमेरिका की गारंटी चीन और रूस क्यों देगा, कैसे देगा? नहीं, वो बीच में बैठेंगे ना जी, क्योंकि देखें ना, पहले भी तो यूरोपियंस बैठे, लेकिन यूरोपियंस तो उनके एलाइज हैं। ईरान को कोई तो गारंटी तो वैसे किसी चीज की नहीं रही है। दुनिया इस तरह इस नहज पे चल निकली है कि कोई कायदा कोई कानून नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ईरान को ये इत्मीनान होगा कि अब अगर वादा खिलाफी हुई तो चाइना के रास्ते खुल जाएंगे ईरान की मदद करने के लिए। ये जो गारंटी है, ये डिटेरेंस है, ये डिटेरेंस मेरे ख्याल में उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सर ये बताइएगा कि जो ज़ाहिर है ईरान की एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, अगर अब सदर ट्रंप बार बार ये चाह रहे हैं और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि हाँ जी कोई मुआहिदा हो जाए, कुछ मामला तय पा जाएं, शायद पाबंदियों का रास्ता, सो वो ईरान का जो पुराना नारा है जिसमें वो अमेरिका मुर्दाबाद भी कहते हैं, इजराइल को भी के खिलाफ भी नारा लगाते हैं, आपको लगता है कि उनकी उस बयानिए में पर्टिकुलरली अमेरिका को लेके कोई तब्दीली लानी पड़ेगी?
अगर तो सैंक्शंस उठने की डील हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली आ जाएगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि माशी तब्दीलियों के माशी और समाजी मामलात में भी बहुत ईरान के अंदर रेवोल्यूशनरी जील कम हुई है उस तरह की। अब मामला थोड़े फर्क हैं। अब उनके लिए सिर्फ असल बड़ा इशू है उनकी मईशत, क्योंकि हम भी एक जमाने में मैं कोई 5.5 साल ईरान में रहा, तो जो तुमान, जो रियाल का 10 रियाल को तुमान कहते थे, वो कोई तकरीबन 200 था और अब वो पता नहीं कई हजार 10,000 कितना हो चुका है। तो ये इस वजह से वहाँ पे जो महंगाई है, जो लोगों की मुश्किलात है, वो चाहेंगे, मेरे ये अपना ख्याल है कि वो चाहेंगे कि जो एटीट्यूड में भी तब्दीली आए अगर सैंक्शंस उठ जाए। अगर नहीं उठती हैं तो फिर तो मामला इसी तरीके से चलेगा, बल्कि ईरान और जोर शदुमत से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाएगा। सर, अगर एक सिनेरियो की मुमकिनात की हम बात कर रहे हैं, ईरान परसू करता है अपना जौहरी प्रोग्राम और ये कहता है कि हम हर हालत तक वेपन बनाएंगे, तो फिर पाकिस्तान का रद्द अमल उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? ईरान एक आज़ाद मुल्क है जी, उसको अपने दिफा का हक है। पाकिस्तान कौन होता है उसकी ऑब्जेक्शन करने के लिए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं की जो दूसरे मुल्कों में इंटरफेयर करे या इंटरवीन करे। ये पॉलिसी आपने देखा हिंदुस्तान ने की है, इसराइल ने की है, बाकी कई मुल्कों ने की, अमेरिका तो खुसूसन, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसी नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान चाहेगा कि ईरान जो भी अपने दिफा के लिए करता है करे, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो उन्होंने देख लिया ना हिंदुस्तान का चेहरा, अपना जो असल चेहरा है वो तो उन्होंने देख लिया कि वो तो इजराइल के साथ लगा हुआ था। इसलिए भी ईरान को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी एक डिग्री ऑफ कंफर्ट पैदा करे। बहरहाल पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगा ईरान के उस मामलात में। ये इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको लगता है कि रियलाइजेशन है ईरान के अंदर कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है या किस तरह से उनके साथ रहा है, तो हमें ताल्लुकात अब मजीद बेहतर है आगे लेके जाने? जो उन्होंने अपना एक नोट था या एक्स पे भेजा, ट्वीट भेजा, वो तो मुझे हमारे जो एम्बेसडर ईरान है उन्होंने शेयर किया, वो तो बड़ा वार्मली वर्डेड था। लेकिन मैं थोड़ा इस बात पे भी हैरान हुआ कि एक और इसी किस्म का नोट उन्होंने उनकी जो एम्बेसी है दिल्ली में उसने दिया। तो मैं उसको पता करने की कोशिश कर रहा था, सारे कह रहे हैं कि नहीं वो सही है, वेरीफाइड है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सॉलिडारिटी शो की। तो कुछ आई होप कि ईरान हैज लर्न दिस लेसन कि इंडिया उनके साथ उस तरीके से। सर, ईरान अपने दोस्तों दुश्मनों को या नॉट सो करीब दोस्तों और सिर्फ दोस्तों को आपको लगता है कि आप पहचानेगा? क्योंकि जाहिर है उनके इंडिया से बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं, चाबहार की पार्टनरशिप है और दीगर मामलात हैं, और हमारे साथ भी अच्छे ही रहे हैं ओवरऑल, लेकिन अप्स एंड डाउन्स का शिकार भी होते रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह पाकिस्तान कंधे से कंधा मिला के सिफारती और मोरली खड़ा हुआ है, इंडिया उस तरह से आपको लगता है कि उसी तरह का रिस्पांस, हमारा रिस्पांस देख लें आप, जो हमने डिटेल्ड वर्जन जारी करते थे जब अमेरिका ने हमला किया, और फिर इंडिया का देख लें, देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस इन द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एज वेल। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है, और ईरान को ये देखना चाहिए और देख भी रहा होगा। वैसे भी सूरत हाल ईरान की जो खारजा पॉलिसी में बहुत तब्दील हो रही है। आपको पता है कि पहले तो ये सऊदी अरब से बात भी नहीं करते थे, फिर अब इनका अप्रोच में हो चुका है। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा ही बयान दिए इनके लिए, इनके हक में। तो मुझे तो ये लगता है कि ईरान ने ये सबक सीख लिया है और इंडिया के मुतालिक वो जान गया है। पाकिस्तान और ईरान का कोई तनाज़ा नहीं है। तो बॉर्डर पे इश्यूज हुए हमेशा सिर्फ इसलिए हुए कि वहां से बीएलए को सपोर्ट मिलती थी। अब पता चला कि वो ज्यादा चाबहार से ही जो इंडिया की प्रेजेंस है वही ज्यादा उसको सप्लाई करते थे। तो मेरा ख्याल है वो सिलसिले भी बंद हो जाएंगे और ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। ऑल्सो इस पूरी जंग के दौरान जिस तरह से इसराइल और इंडिया का नेटवर्क या गठजोड़ खुलकर सामने आया है, नेक्सस खुलकर सामने आया, फिर बहुत सी फेक न्यूज थी जो इंडिया जनरेटेड थी, क्या आपको लगता है ये भी कंट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर? और फिर ये भी बताइएगा, यूरोपीय ममालिक खासकर फ्रांस और जर्मनी, उनका क्या किरदार हो सकता है आगे बढ़ते हुए? इंडिया के हवाले से तो देखिए, मसला ईरान का इंडिया की मौजूदा हुकूमत से है, मुल्क से नहीं है, क्योंकि मुल्क के जो इतना बड़ी मंडी है उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनको तेल बेचना चाहते हैं, वो तो रखेंगे ताल्लुकात। सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, उसने तो दुनिया भर में हर एक को खपा दिया ना, ईरान को भी खपा कर दिया। तो इस वजह से ईरान अमेरिका हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात तो रखेगा,
लेकिन जब तक मोदी सरकार है वो गर्मजोशी नहीं होगी। लेकिन यूरोप में जर्मनी और वो तो बहुत कीन है जी, वो तो चाहते हैं कि ईरान पे से सैंक्शंस उठे, क्योंकि उनको तेल की जो तरसील थी रूस से, वो मुनक़ता गैस जो थी वो मुनक़ता हुई है, उनको पास तो बहुत उनके लिए मसाइल हर तरफ से बड़े हुए हैं। इस वजह से वो तो चाहेंगे, दोनों मुआलिफ चाहेंगे कि किसी ना किसी किस्म का समझौता हो जाए। सर, ये जो गारंटीज़ की आपने बात की, चीन और रशिया, किस किस्म की गारंटीज़ हो सकती हैं, हमें थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए, अगर वो खाली बैठ के एज ए विटनेस भी उसके ऊपर साइन करते हैं उस डील को, तो एक जवाब बन जाता है कि अगर उसकी मुखालफत की जाएगी तो चीन जो है वो ईरान की मदद को आएगा, और ये बहुत बड़ा डिटेरेंस है, क्योंकि अभी तक तो चीन खुलकर तो नहीं आ सकता था। पाकिस्तान के साथ तो डिफरेंट है माहौल, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ईरान के साथ अभी उनके इक्तिसादी ताल्लुकात तो बहुत हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं बने थे। और अगर वो इस मुआहिदे में शरीक हो जाते हैं एज गारंटर्स, तो मेरा ख्याल ईरान विल हैव मच ग्रेटर कंफर्ट। और अमेरिका ये चाहेगा, अमेरिका ये होने देगा? मेरा ख्याल में इस वक्त ईरान की नेगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर है, अगर वो कोशिश करे तो शायद अमेरिका मान जाए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी, आपने हमें वक्त दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जरा क्रिकेट की बात करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लाहौर में जारी है। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखी, टिप्स भी दी उनको। ये देखिए, आपको हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वैसे तो इसमें ये नेट प्रैक्टिस हो रही है जी, शॉट्स लगा रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और उनकी जो महारत है उसको मजीद निखारा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो आपकी टेक्निक है उसको बेहतर किया जा सकता है। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, कोई भी शोबा हो उसमें किस तरह से खिलाड़ियों को आगे चलना है और अपनी टेक्निक को बेहतर करना है, उसके लिए खुसूसी कैंप लगाया गया है। अच्छा अब्दुल्ला, कल स्पोर्ट में वैसे क्रिकेट तो चले होती रहेगी और होती रहती है और बात भी हम करते रहते हैं। कल हमारे हॉकी के कप्तान ने मिलना था स्पोर्ट के हुकाम से, फिर ज़ाहिर है होपफुली नोटिस लिया हो कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस का अलाउंस 2000 रुपये है, और अगर कोई मैच फीस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर खेल रहे हों तो 30,000 रुपये मिलते हैं। मतलब इफ वी कंपेयर इट टू, और हमारी हॉकी माशाल्लाह जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है, तो वो मिलती भी नहीं है। हाँ, जो अगर आप बाहर ममालिक में जाकर खेलते हैं, TADA बेसिकली जो अलाउंस खिलाड़ियों को मिलता है वो 30,000 रुपये इस बार मिला भी नहीं है। और ये हमारा कौमी खेल है। कल मुझे याया ने ना सारा ब्रेकडाउन भेजा था, एंड आई वाज रियली सैड एंड सी कि पाकिस्तान हॉकी टीम का डेली अलाउंस जो है वो 30,000 है गैर मुल्की दौरे पर, और 2,000 रुपए है कैंप में, और कौमी कैंप लगता है। हाँ जी, मैच फीस के नाम पर कुछ नहीं मिलता। सो हमने कल यहाँ भी दरखास्त की थी, अदरवाइज आई ऑल्सो सेंट दिस अक्रॉस दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु कैन टेक सम एक्शन, एंड दे वर सरप्राइज्ड, दे वर स्टन्ड, एंड मतलब लोग हक्का बक्का थे इस बात पे कि ये हमारा कौमी खेल है और इस पे ये रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम कौमी खेल की ग्लोरी वापस लाएं जो थी। हम कितनी मुताद्दिद दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, लेकिन इन हालात में हो तो हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। अब्दुल्ला, मसला यही है, हम लोग ना जब इस तरह की बेचारे खुद से पता नहीं कि इन हालात के अंदर कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, हम उसके ऊपर बड़ी मुबारकबादें भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली जब काम करने का वक्त होता है ना, ये पीरियड है जब वो अब अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं सबके सामने, इस वक्त उनके लिए कुछ करो, लेकिन उस वक्त हम फिर कुछ नहीं करते। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। एक ट्रेलर है फिल्म का जिसने बड़ी धूम मचाई हुई है, और उसने धूम इसलिए मचाई हुई है कि उसमें हमारी अपनी सुपरस्टार हानिया आमिर जलवागर हुई हैं, और माशाल्लाह जलवागरी मैं कहूँगा हुई है क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अदाकारी तो उनकी है ही अच्छी, एंड बिकॉज ऑफ अ पावर ऑफ मिमिक्री, बिकॉज आपको पता है ना वो डब स्मैश करती थी और कहाँ से उनके करियर का आगाज हुआ, उन्होंने किस तरह वो डायलेक्ट और एक्सेंट पिक किया है पंजाबी का, लोग उससे भी बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं जी। भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी हॉरर फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर कुछ ही रोज पहले रिलीज हुआ है, और अगर अभी तक आपने ट्रेलर नहीं देखा तो पहले आप देखें। इसी पे बात करते हैं। आमना हैदर इसानी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमना, हम आपका तज्जिया देखते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे।
सरदार जी 3 का ट्रेलर आ गया और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज़ बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं AI से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी, लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके ज़रा एक दफ़ा हैरान भी किया सबको। फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया, वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज़्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? जी, मेरा ख्याल है कि एक तो इंडियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में और एक पंजाबी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में। पंजाबी कम्युनिटी जो है वो उनका बहुत सख्त बॉन्ड है और जब दिलजीत जो है वो एक ग्लोबल स्टार हैं इस वक्त और ऑफ कोर्स इंडिया उनको ओन करता है लेकिन एक ग्लोबल स्टार हैं, तो मेरे ख्याल है कि मेकअप कर दिया जाएगा। जो नुकसान उनको होगा इंडिया में रिलीज़ ना करके, वो द पंजाबी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड विल मेक श्योर दैट इज़ ओवरकम। अच्छा, हमारे में सवाल है, क्या ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ होगी? मुझे लग रहा है कि होगी पाकिस्तान में रिलीज। सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि 27 जून जो उन्होंने रिलीज डेट बताई है, वहाँ उस दिन मेरे ख्याल है मुहर्रम की शब लग रही है, तो मुझे नहीं पता कि मुहर्रम के पहले 10-12 दिनों में नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती। हो सकता है कि ये आशूरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल है रिलीज होगी, बिकॉज इस वक्त एज ए कम्युनिटी एज ए कंट्री हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। एक्चुअली ये होगी रिलीज और शायद आमना सही कह रही हैं कि कुछ डिले से ग्लोबल रिलीज के कुछ वक्त बाद रिलीज होगी। वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अभी लव गुरु वगैरह में रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो यही इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। सो अच्छा, आप जरा बात करते हैं कि हानिया ज़ाहिर है बहुत अच्छी लग रही हैं, गाना भी आया तो वो हानिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। गाना भी जो पहला फिल्म का रिलीज आया, क्यूरियस अबाउट पंजाबी अब्दुल्ला, आई थिंक अलीना को जरा शक हो रहा है कुछ। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो उनकी पहली पंजाबी फिल्म है, आपको ट्रेलर से क्या लगा? पंजाबी हानिया की कैसी है और ये उन्होंने खुद किया या ये डबिंग हुई है? पंजाबी कहती हूँ। हानिया की एक खुसूसियत है कि हानिया द स्क्रीन लव्स हानिया, एक सुपरस्टार है, उनकी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त उनका इमेज है। पंजाबी जो है उनकी, वो अपने आप को पिंडी बॉय कहती हैं, तो पंजाबी उनको बोलनी तो आती है। इसमें वो जो पंजाबी बोल रही हैं वो इंडियन पंजाबी है कि जे का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो भी जे करके वो बोलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं डब हुई भी है उनकी आवाज़, और ये भी रूमर्स है कि शायद AI का इस्तेमाल भी हुआ है। पूरी फिल्म हम देखेंगे तो पता चलेगा कि पंजाबी कितनी अच्छी है बुरी है, लेकिन हानिया बहुत अच्छी हैं और उनको बहुत बहुत हम गुड लक भेजते हैं कि अल्लाह करे उनकी फिल्म बहुत बहुत कामयाब हो। हानिया वो हमारी सोशल मीडिया क्वीन भी हैं और उनका कल एक नॉर्मल एक वीडियो था जिसमें किसी ने उनसे यही सवाल किया तो उन्होंने उसको पंजाबी में जवाब दिया और एग्जैक्ट सेम लहजे में जवाब दिया। नहीं हम नहीं ऐसे मानते। हानिया जी तुसी इत्थे आओ, तुसी खुद सानू दसो ताड़ी पंजाबी सी या डब होई सी या AI इस्तेमाल होया सी। सो और तो फिर पता लग ही जाएगा। लगी जाऊगा ये फर्क है ना, ये इंडियन पंजाब पाकिस्तानी, पाकिस्तान में भी कितने डायलेक्ट्स है पंजाब के, पंजाबी के आप देखिए। बट थैंक यू जी, थैंक यू आमना। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ठीक है। ये सुनिए जी, मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैंडल में मुलव्वस एक और मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक ये केस जो है वो FIA को भेजने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक स्कैंडल में मुलव्वस 2 मुलज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्कैंडल 19 जून को मंजर आम पर आया था। तहकीकात के दौरान मुतासरीन की कई वीडियोस सामने आ चुकी थी। बहुत ही अफसोसनाक। फिर 4 रोज़ पहले 2 मजीद मुतासरीन ने सामने आते हुए पुलिस को ये बताया कि मुलजिमान ने 2 साल पहले, इमेजिन 2 साल पहले अपने डेरे पर बदफेली की। बाद में मुलजिम वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके हज़ारों रुपए बटोरता रहा और इस पर पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया था। स्कैंडल में अब तक 3 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फरगढ़ के हैं अदनान मुश्तबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अदनान, पहले तो हमें ये बताएं ये जो रीज़ क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये कब हुआ, कहाँ पेश आया? 2 साल से हो रहा था और किसी को पता नहीं था। जी, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से एक बहुत बड़ा केस है जो सामने आया है
18 जून को एक जो लड़का है वो थाना सदर पुलिस से रब्ता करता है। लड़के की जानिब से क्लेम किया जाता है कि उसे एक शख्स की जानिब से बदफेली का निशाना बनाया गया और बदफेली का निशाना बनाने के बाद नाजेबा वीडियोस भी बनाई गई। उस लड़के की जानिब से ये भी दावा किया गया कि जो मुल्जिम है वो उन वीडियोस की वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे पैसे बटोर रहा है। तो मुल्जिम के हवाले से जब ये चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने उस लड़के के मुद्दत में कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ एक पर्चा दर्ज किया 19 जून को, बल्कि गुलाम फरीद नामी एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम था जो गुलाम फरीद जिसे गिरफ्तार किया गया। मजीद इस मामले की तहकीकात आगे चली तो तहकीकात में मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आए। मजीद ये भी सामने आया कि काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो इस शख्स की जानिब से बनाई गई। मुख्तलिफ लड़कों की जो वीडियोस हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल की गई बल्कि उन वीडियोस के ज़रिए जो मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। तो पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो इस दौरान एक और मुतासरा लड़का पुलिस के सामने आया, पुलिस के पास आया। उसकी जानिब से भी यही कहा गया कि ना सिर्फ उसे बदफेली का निशाना बनाया गया बल्कि उसके कज़न को भी 2 साल कबल बदफेली का निशाना बनाया गया और मुल्जिम उन्हें भी ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता रहा। मामलात पुलिस के सामने आए तो वीडियोस भी काफ़ी सारी सामने आ गई। तो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मामले की तहकीकात हैं वो ताहाल जारी हैं। कितने लोग हैं? ये गैंग है, ये रिश्तेदार हैं, ये दोस्त हैं, ये जो मुल्जिमान हैं, कितने पकड़े जा चुके हैं? तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ और सामने आ सके? अब जो मजीद पेशरफ्त है वो ये सामने आई है कि पुलिस ने इस केस को FIA के जो है हवाले करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जो वीडियोस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और मुतासरीन की तादाद भी बताई जा रही है काफ़ी ज़्यादा है। तो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये केस FIA के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस के हवाले से पहले भी 2 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। 2 मुकदमात दर्ज करने के बाद एक और जो नई पेशरफ्त सामने आई है कि पुलिस ने इस केस से मुतालिक एक मजीद शख्स को गिरफ्तार भी किया है। उसकी शनाख्त हाल ज़ाहिर नहीं की जा रही, लेकिन ज़राए का कहना है कि वो शख्स वीडियोस के हवाले से उसका ताल्लुक है, तो इस वजह से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि FIA मजीद इस केस की तहकीकात करेगी ताकि जो है मजीद जो हक़ाइक़ है वो सामने आ सके और मजीद मुतासिरीन उनसे किया जा सके। शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। कितने ही अफसोसनाक है, 2 साल से कितने बेचारे बच्चे होंगे डर खौफ कुछ बोल ही नहीं सकते। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। मौसम की बात करते हैं। आपको पता है पंजाब में तो मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है। मानसून हवाएं अब सिंध का भी रुख कर रही हैं। आज अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कराची में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अलबत्ता कल शहर में गरज चमक के साथ बारिश और हफ्ते और इतवार को आंधी और बारिश का इम्कान है। वी होप के हो ही जाए इस बार। हमेशा अंदाजे लगाते होता कुछ नहीं है। आमतौर पर कराची में मार्च और अप्रैल में बारिशों से पहले नालों की सफाई की जाती है, लेकिन अभी तक शहर के बड़े नालों समेत छोटे नालों की सफाई का काम क्या शुरू हो सका है? नहीं हो सका। अपेरेंटली इत्तलातियाँ आ रही हैं कि अभी नहीं हुआ। इस बात का खदशा है कि रवां साल मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। नालों की सफाई अगर ना हुई तो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। उधर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब में रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होने की पेशगोई की है। पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरियों से अपील की है कि वो शदीद मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गरज चमक के दौरान महफूज मकामात पर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इसी बारे में जानते हैं हमें चीफ मैट नहीं है, मेट्रोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम हमारे साथ हैं और फिर हम कराची की सूरत हाल और नालों की सफाई वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे। सुलेमान सादत खान साहब हमारे नुमाइंदे उसके लिए हमारे साथ होंगे। ज़रा पहले मौसम पूछ लेते हैं, क्या हाल रहेगा? अंजुम साहब आप बताइएगा, वैसे तो पूरे मुल्क का बट पर्टिकुलरली कराची वालों के लिए बताएं कि क्या हाल रहेगा और हम इस दफ़ा कितनी उम्मीद करें? बारिश होगी नहीं होगी? हो नहीं रही है। हाँ बस सही है जी, बहुत शुक्रिया। मानसून जो है वो मुल्क में उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के तकरीबन 3 सूबों में इंक्लूडिंग GB जो है वो एक अच्छी बारिश देखी गई। स्पेशली पंजाब के अक्सर इलाकों में बशमूल लाहौर एक अच्छा स्पेल बारिश का हुआ। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में जो है मानसून हवाएं आज से शिद्दत इख्तियार करेंगी और आज जो है बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास,
उसके साथ साथ थरपारकर रीजन में एक अच्छी बारिश है और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कल के रोज से तकरीबन सिंध के अक्सर शहरों को, अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स को मुतासिर करना शुरू कर देगा। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में आज का दिन कतरे गर्म महसूस होगा, तकरीबन दर्जा हरारत 35 से 37 तक जा सकता है। इस दौरान हवाएं जो हैं वो है तो समंदर की तरफ से, लेकिन उनकी रफ्तार कम होगी जिसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी ज्यादा होगी। ये सिलसिला कल आधे दिन तक बरकरार रहेगा और इस बात की तवक्को है कि कल दोपहर या शाम से कराची में गरज चमक के बादल आना शुरू हो जाएंगे और एक फर्स्ट स्पेल जो है बारिश का वो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची में बरस जाएगा। ताहम हफ्ते और इतवार का दिन जो है वो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते के दिन जो है वो कुछ इलाकों में वक्फे से तकरीबन पूरा दिन बारिश जारी रहेगी और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहां पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बरकरार है। अच्छा, अभी तो हवा भी बिल्कुल बंद महसूस हो रही है, सो वो इसीलिए कि बारिश का पेशखेमा है और हवाएं भी बंद हुई नहीं है। जी बिल्कुल, जिस बात की हमें तवक्को थी कि ऑफशोर जो इंडियन गुजरात है वहां पर एक हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है, जो कि आने वाले वक्त के साथ जो है मजीद मगरिब शुमाल मगरिब की जानिब मूव करेगा, जो कि कराची और साउथर्न सिंध में बारिशों का सबब बनेगा। ये जो हवाएं हैं ये उसी वजह से जो है तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि जो सुलेमान पे आ जाते हैं, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सुलेमान, ये बड़ा अलार्मिंग है। सुलेमान, क्या तैयारी है हमारी इंतजामिया की, KMC की, कंटोनमेंट बोर्ड्स की? शहर के नालों की सफाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई जब पता था पहले से? तो लीना बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो शहर के बड़े बरसाती नाले हैं 42, उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर, जिसकी सफाई का आगाज़ 15 जून से जो है वो कर दिया गया था। ये सफाई जो होती है उसमें बेंचिंग की जाती है, जो कि रोडों के अतराफ जो है बरसाती नाले होते हैं, पहले मरहले में उनकी सफाई की जाती है। साथ ही साथ जो 100 से ज़ायद कराची के बड़े चॉकिंग पॉइंट्स हैं, उन चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाता है। तो 15 जून से जो है वो इस सफाई का आगाज़ हो गया है। जहाँ तक बात नालों की मुकम्मल सफाई की है, तो ये जो है वो जब शुरू होती है उसके बाद अगले 3 से 4 माह तक जो है वो ये सिलसिला चलता रहता है। मानसून बारिशों से शुरू होता है और मानसून बारिशों के बाद तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहता है। 520 छोटे नाले हैं जिनकी जिम्मेदारी 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और इस तरह से दीगर जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर है। तो उनका भी यही दावा है कि सफाई शुरू हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अंदरूनी इलाकों में जो छोटे नाले हैं, जो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जिम्मेदारी है, वहां पर उस तरह से सफाई नहीं हुई जिस तरह से मेन जो बड़े नाले हैं जिस तरह से उनके चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अंदरूनी नालों की सफाई जो कि उनकी जिम्मेदारी है टाउन म्यूनिसिपल। सुलेमान, आप बता रहे हैं कि चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है 15 जून से, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यूजुअली हम कुछ विजुअल्स हमारे जहन में आते हैं माजी में कि नालों से वो कूड़े और शॉपर और पता नहीं क्या कुछ ढेर, एक तो शॉपिंग बैग्स ज़ाहिर नहीं होंगे तो वो नाले भी चौक नहीं होंगे, लेकिन वो निकाल के साइड पे रखे जाते हैं और फिर बारिश आती है और वो दोबारा सारा बह के नाले में चला जाता है। और हफ्ते और इतवार को बारिश है, सो जहां जहां से नालों की सफाई की जा रही है उनके किनारों से गंद भी उसी तरह बैक वक्त उठाया जा रहा है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल बैक वक्त तो नहीं उठाया जा रहा, आपकी बिल्कुल निशानदेही ठीक है। जहाँ पे सफाई भी की गई है चॉकिंग पॉइंट्स, वहाँ ये जी के लिए दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ से उठाकर उन्हें लैंडफिल साइट जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर है। अलबत्ता CBC और DHA का भी ये दावा है कि उन्होंने भी जो है वो अपने इलाकों की जो है वो सफाई मुकम्मल कर रही है, लेकिन ये दावों तक है। जब बारिशें होंगी तो सूरत हाल सामने आएगी। गुज़िश्ता 2 सालों में उस तरह से मूसलाधार बारिश नहीं हुई कि सूरत हाल जैसे माजी में कराची की थी। तो इस वक्त जो है वो दावा यही किया जा रहा है कि चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर है, जहां सेक्शंस की जरूरत है अभी तक की जा रही है। वैसे इस साल की प्रेडिक्शन क्या है? सुलेमान साथ ही रहेगा, अंजुम साहब से जरा पूछते हैं। अंजुम साहब, इस दफा क्या प्रेडिक्शन है? क्या ज्यादा मामूल से बारिश होगी या नॉर्मल होगी? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जी देखें, ये बात जब महकमे मौसमियात ने मानसून की एडवाइजरी इशू की थी तो उसमें ये बात बता दी गई थी कि पाकिस्तान के सदरन हाफ में जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशें मतवक्को हैं, जिसमें कराची भी इंक्लूडेड है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि आपको पता है कि कराची में अगर 30 से 40 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है तो जो हमारे लो लाइंग एरिया है वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो अगर कोई एक से 2 स्पेल हो जाते हैं तो उसमें फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। अभी वाला जो स्पेल है हफ्ते इतवार
मूसलाधार वाला, इसमें कितनी बारिश मुतवक्के है? जी बिल्कुल, वक्फे से तकरीबन हफ्ते को पूरा दिन बारिश जारी रहेगी, तो तवक्को है कि उस दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो सिचुएशन ख़राब कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अंजुम साहब। नज़ीर साहब हमारे साथ थे, सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद थे। और वैसे हम होप यही करते हैं कि जितने हम एक्साइटेड हैं कि ज़रा गर्मी का जोर टूटे, बारिश रहमत बन के आए, जहमत नहीं बन जाए इसकी वजह से, जो सारा कूड़ा करकट। और अच्छा बाय द वे, चूँकि पंजाब, अब हमें शब्बीर भी बता रहे थे कि 4 दिन से ही पिंडी में और इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है, लाहौर में बारिश हो रही है कल से, सो फ्लाइट स्केजूल भी मुतासर हुआ है। मुतअद्दिद जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं, एक आध कैंसिल भी हुई है बीच में। सो इन केस यू हैव अ डोमेस्टिक ट्रैवल, आप प्लीज़ एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट की मालूमात लें, उसके बाद अपने घर से रवाना हों। वैसे तो करनी ही चाहिए मामूल के मुताबिक चेक, लेकिन आप डबल चेक कर लें। और ये आपको मनाज़िर हम दिखा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के, पंजाब इन पर्टिकुलर जहाँ पर बारिश हुई है, और पंजाब में बारिश हुई है, पंजाब में बारिश हुई है, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई है, तीनों जगह खुल के बारिश हुई है कि बड़ी ग्रीनरी होती है, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है माहौल सारा का सारा। बट वी होप जी इस बार जब कराची में बारिश हो तो हालात ठीक रहे। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे जाते जाते कि पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। जबरदस्त, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मलेशियन जोड़ी को सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी फाइनल जरा टफ होने वाला है, भारत के मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल जल्दी से बता दिया, इंडिया के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान वर्सेस भारत इन द सेमीफाइनल ऑफ स्क्वॉश। वाओ, जबरदस्त। फाइनल इसका जो नतीजा निकलेगा वी विल कीप यू पोस्टेड। दैट इज इट, वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।